नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान की यात्रा पर आएंगे। 2 दिन बाद राजस्थान के बीकानेर में इस तरह से उनका आना ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बीकानेर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और संभागीय मुख्यालय भी, और बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से पूरा जैसलमेर तक जो सटा हुआ है, उसमें बीकानेर की बड़ी भूमिका है। बीकानेर में आकर पाक सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो संदेश लगातार देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, क्या उसकी उस श्रृंखला का ये एक हिस्सा भर है या फिर और कुछ इस यात्रा से राजस्थान को नई सौगातों के साथ मिलने वाला है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से इस वक्त जुटी हुई है तैयारियों में, देश के प्रधानमंत्री की यात्रा को सफल बनाने में। सरकार के साथ-साथ और कितना बड़ा जो लवाजमा है समाज का और पार्टी का, वो जुटा हुआ है और क्या कुछ हो रहा है बीकानेर से लेकर राजधानी जयपुर तक। हमारे साथ धीरज गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, योगेश सिंघल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और शिव प्रकाश सोनी जी बाड़मेर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश सिंघल जी विपक्ष के प्रवक्ता हैं, बेहतर बताएंगे आप कि जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रदेश की विस्तार विकास में उससे कितना इजाफा होता है, विकास की रफ्तार में, लोगों के आत्मविश्वास में, लोगों के सम्मान में। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को किस रूप में देखा जाना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, योगेश जी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरे साथी प्रवक्ताओं को और मीना जी आपको भी। प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान में आ रहे हैं, बीकानेर में, जो कि पाकिस्तान की समीपवर्ती प्रदेश है। अच्छा है, स्वागत है। जब भी कोई प्रधानमंत्री चाहे किसी भी दल का हो, जब जिस राज्य में जाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं एडवांटेज तो मिलते ही हैं। लेकिन मैडम, मैं समझता हूँ इस बार जब ये अभी भारत पाक का तनाव लगभग कम हुआ है, समाप्त तो नहीं कह सकते उसको, और जिन हालातों में तनाव कम किया है, जिस तरीके के बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के प्रवक्ताओं के सामने आ रहे हैं, बड़े सीनियर मंत्री कह रहे हैं कि हम पहले ही सूचना दे दी थी, हमने तो पाकिस्तान को किस तरीके का हमला हम करने वाले हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसका श्रेय खुद ले रहे हैं कि मैंने व्यापारिक लाभ के लिए दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। तो मैं समझता हूं कोई तनाव तो कम नहीं है, पर कोई इनकी नीति थोड़ा स्पष्ट और हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा अपनी इस नियत और नीति को स्पष्ट करते, जो कि देश के लोग पूछ रहे हैं। हालांकि वही सवाल हमारे हैं, वही कहना हमारा है कि आपने किस नीति के तहत ये इस तरीके का सीज फायर किया, और इस सब को पूरी तरह देश की जनता के सामने स्पष्ट भी नहीं किया। और तनाव आज भी बरकरार है, इंटरनली टेंशन तो आज भी वही उसी स्थिति में है। उस हालत में हमारे प्रधानमंत्री जब राजस्थान आ रहे हैं, अच्छा है, हम भी उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस हाल में आ रहे हैं, आप देखिए बीकानेर की स्थिति जो है, जैसा कि देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि सारे तो सिस्टम को इन्होंने कैप्चर कर लिया है, सरकारी सिस्टम को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है, पूरी तरह मिसयूज किया जा रहा है। और यहाँ तक है कि स्कूलों की भी जो स्थिति इन्होंने की है, इतनी भीषण गर्मी में, जहाँ हीट वेव चल रही है पूरे राजस्थान में, इतनी भीषण गर्मी में स्कूलों को पाबंद किया, बच्चों को पाबंद किया, स्टाफ को पाबंद किया, बसें लगाने के लिए आरटीओ को कहा गया। तो ये सारा सिस्टम थोड़ा सा समझ से परे है। इतनी जल्दी इस तरीके के स्वागत करवाने वाली बात, स्वागत योग्य स्थिति थी नहीं अभी, जो जिस तरीके का माहौल बीजेपी द्वारा बताया जा रहा है। जी, राजीव तिवारी जी, योगेश सिंघल जी की बात कितनी तार्किक लगती है आपको? सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जुड़े धीरज गुप्ता जी, तब तक बीकानेर से क्या मतलब किस तरह की जो वहां पर एक संदेश तो निश्चित रूप से अलग-अलग स्टेट के बॉर्डर पर जाकर देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का संदेश देना और राज्यों की सरकारों का तो जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो स्वागत करेंगे ही।
तो प्रधानमंत्री तो कहीं भी जाएंगे तो राज्य सरकार का फर्ज होता है। क्या कांग्रेस में जब प्रधानमंत्री आते थे तो क्या कांग्रेस की जो राज्य सरकारें होती थी वो व्यवस्थाओं में नहीं जुटती थी क्या? तब आरटीओ क्या बसों का इंतजाम नहीं करते थे क्या? तो ये तो एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात है, लेकिन ये बहुत सामान्य सी चीज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो हीट वेव वाली बात है कि समय ऐसा चुना है 11:30 बजे वो आएंगे, पहले रेलवे स्टेशन का जो निरीक्षण करेंगे, वहां से 100 से ज़्यादा स्टेशनों के जो पुनर्निर्माण का और जो अपग्रेडेशन है उसका उद्घाटन करेंगे वर्चुअली, और उसके बाद फिर वो पास में एक गांव है वहां जाके वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, महानिदेशक ने, कि भाई आप घर से ही बाहर मत निकलो 10 बजे बाद। 10 से लेके 3 बजे तक का अलर्ट है कि भाई अबव 45 डिग्री टेम्परेचर, जो कि वेस्टर्न राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां पर संभावना जताई गई है। तो ये तो है नहीं, आप वहां पे एक डोम जो बनाएंगे वो एसी बना सकते हैं जहाँ सभा होगी, लेकिन बेचारे जो 100-200 किलोमीटर से चल के आएंगे ग्रामीण उस सभा को सुनने, या 200 किलोमीटर से सुन रहे हैं, जोधपुर तक से लोग आएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, सब जगह से वहां पे लोगों को लाया जा रहा है, तो वो उस गर्मी चिलचिलाती धूप में और इतने बढ़े हुए टेम्परेचर में वो लोग, महिलाएं, अब क्योंकि महिलाएं आएंगी तो उनके साथ बच्चे भी आते हैं, वो सारा तो वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बाकी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अच्छी बात है, प्रदेश का कुछ ना कुछ विकास के लिए कुछ ना कुछ सौगात दे के ही जाएंगे। फिर क्योंकि बीकानेर जो है वो बॉर्डर एरिया का, वहाँ पे सबसे बड़ा बीएसएफ का भी और आर्मी का भी एक केंद्र है, तो वहाँ जवानों का हौसला अफजाई के लिए भी आ रहे हैं। वो पहले आदमपुर गए थे, आदमपुर के बाद राजनाथ सिंह जी श्रीनगर गए, और उसके बाद वो भुज गए। तो अलग अलग जगहों पर जाके अगर इस तरीके का हो रहा है तो ठीक है, तो जवानों के बीच जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, और आगे के लिए, क्योंकि अभी खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ही कह रहे थे कि तनाव कम नहीं हुआ है, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन तो अगर प्रधानमंत्री वहां आके हौसला बढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए प्रदेशवासियों को, और इतने बड़े मौके के बाद आ रहे हैं। तो वो अब देखिए, जब बालाकोट हुआ था उसके बाद भी वो चूरू में ही सबसे पहली जनसभा करी थी उन्होंने, और वहां पे भी वो नारा दिया था उन्होंने कि मैं देश को नहीं टूटने दूंगा, देश की रक्षा करूंगा। वो बड़ा एक प्रसिद्ध नारा हुआ था, अब वो जो आगे चुनाव में भी चला था। तो यहाँ भी आके वो कोई नारा देते हैं या कुछ और विकास की बात करते हैं तो अच्छा है, उनको हमको तो स्वागत करना चाहिए, और देखेंगे 22 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता है, किस जी तरीके से वो जी क्या अपनी बात रखते हैं यहाँ पे आके। जी राकेश वशिष्ठ जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले धीरज गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, तो सत्तारूढ़ दल को पहले सुनना चाहिए और तैयारियों का जायजा भी उनसे ज्यादा बेहतर मिल पाएगा। तो धीरज जी, बीकानेर में किस तरह की तैयारियां हैं, और निश्चित रूप से जयपुर में उससे भी ज्यादा तैयारियां हैं। एक बहुत प्रश्न जो उठ रहा है वो ये कि भाई मौसम विभाग के इतने जबरदस्त अलर्ट के बाद कि दिन में निकलना ही नहीं है, आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं, तो उस भीड़ में किसी तरह की गर्मी की वजह से कोई परेशानी नहीं हो, निश्चित ही आप उसके लिए विशेष प्रयास कर रहे होंगे। अपना ऑडियो ऑन करिए धीरज गुप्ता जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, देखिए, ये राजस्थान राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी सार्वजनिक सभा प्रथम के लिए हमारे राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले को चुना। निश्चित तौर पर जब राष्ट्र का मुखिया किसी प्रदेश में आता है तो ये मान के चलिए कि प्रदेशवासियों के लिए वो सौगात लेकर आता है, और नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी और कर्मशील प्रधानमंत्री यदि हमारे राज्य में आते हैं तो डबल इंजन की जो सरकार है निश्चित तौर पर उसमें उसके कार्यों में तेजी आएगी। जो विषय आपने उठाया कि मौसम
अलर्ट है, काफी गर्मी है, बीकानेर वैसे भी एक गर्म जिला है। निश्चित तौर पर मान के चलिए आप कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं और उनके नेतृत्व में जो भी हमारा प्रशासन है पूरी तरह चाक चौबंद है। प्रदेश के किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य के लिए उनको इस सभा में शामिल होने की जितनी सुविधाएं मिल सकती हैं उनको पूरी मिलेगी। निश्चित तौर पर ऐसे गर्व के मौके पर अधिक से अधिक संख्या में जनता जब उनको सुनने के लिए वहां पहुंचेगी तो ये मान के चलिए कि जो वो जिस भावना से उन्होंने अपना राजस्थान राज्य का बीकानेर जिले का दौरा तय किया है उस दौरे की पूर्ति हो पाएगी। निश्चित तौर पर लंबी चौड़ी विकास योजनाएं भी हो। धीरज जी, उसको पहले जितने भी जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना से जुड़े हुए, वायुसेना से जुड़े हुए लोगों से, मतलब उनके सैनिकों से और ऑफिसर्स से मिलने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री गए तो उनके कैंपसेस में गए। यहाँ कोई बड़ी सभा नहीं थी अब तक। राजस्थान में बड़ी सभा करने का क्या कारण है? कोई स्पेसिफिक रीजन? वो भी तब जब इतनी ज्यादा गर्मी है। यहाँ पर भी वो सीमा प्रहरियों से मिलकर, बीएसएफ के लोगों से मिलकर, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितनी बड़ी भूमिका बॉर्डर पर तैनात तमाम कार्मिकों की रही, उनसे मिलकर उनके कैंपस में जाकर उनका उत्साह बढ़ाते, वो ज्यादा बेहतर होता। या पब्लिक मीटिंग का कोई विशेष पर्पस है, कोई लक्ष्य है राजस्थान के मद्देनजर? देखिए, आपका पूछना वाजिब है। बीकानेर जो है वो सीमावर्ती जिला है, परंतु आपने गौर किया होगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी उनके साथ में हैं। और अभी जो फिलहाल जो कार्यक्रम जारी किया गया है वो केवल मात्र जो रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है उनको लोकल स्थापत्य कला के साथ विकसित किया गया है। उनमें प्रवेश द्वार जो है बेहद बड़े और खूबसूरत बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा जो नए स्तर पर दी गई है, मतलब आप ये माने कि इंटरनेशनल लेवल के रेलवे स्टेशन अब हिंदुस्तान में जो है वो अवेलेबल है जनता के लिए, उसके लिए वो आ रहे हैं। लेकिन आप जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, आपने देखा होगा हमारे रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर जो हमारे डिफेंस एरियाज हैं, जहां पर जो सेंसिटिव एरियाज हैं डिफेंस की दृष्टि से, वहां पर वो पहुंचे हैं। और ये उनकी खासियत है कि न केवल युद्ध काल बल्कि युद्ध काल के अलावा शांति काल में भी या कोई विशेष बात काल में भी या कोई तो भी वो अपनी जनता से लगातार जुड़े रहते हैं। उनका ये दौरा ऑडियो बंद करेंगे प्लीज। धीरज गुप्ता जी, ठीक है धीरज जी, मैं राकेश वशिष्ठ के पास जा रही हूँ। बाकी सभी लोग अपना ऑडियो प्लीज बंद करें ताकि हम ज्यादा बेहतर सुन पाए हमारे पैनल। धीरज गुप्ता जी, आप भी अपना ऑडियो बंद करेंगे और योगेश सिंघल क्या? राकेश वशिष्ठ जी, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पूरी सरकार इस वक्त उन्हीं की तैयारियों में जुटी हुई है और जैसा कि तमाम पैनलिस्ट ने कहा, निश्चित रूप से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जो लगातार प्रधानमंत्री के करीब रहने वाले लोगों में से एक इस वक्त बन चुके हैं। बीकानेर उनका इलाका है एक तरह से, और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव का भी इस प्रदेश से नाता है, वास्ता है। रेल मंत्री वो रहे, लेकिन जिस धीरज गुप्ता जी ने जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के रेलवे स्टेशन का जो जिक्र किया है, इस वक्त प्रधानमंत्री वापस एक बार फिर से कामों में जुट गए हैं। बजाय कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिलसिला चला था कि सीमा प्रहरियों से, सैनिकों से और आर्मी के तमाम विंग्स के लोगों से मिलने का, तो एक कदम आगे प्रधानमंत्री वापस बैक टू नॉर्मल है, ये संदेश भी है। राकेश जी, ऑडियो ऑन करें। देखिए मीना जी, जो प्रधानमंत्री का जो पद है उसमें कई जिम्मेदारियां होती हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया 4-5 दिन, उसके बाद कई जगह ये हो सैनिकों की और मिलिट्री के लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए भी पहुंचे। जनता के प्रतिनिधि हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो जनता से भी इनका जुड़ा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मिलिट्री बेस को या उनको छोड़ दिया हो। वो तब अब जो उतरेंगे परसों, वो नाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे।
नाल जो एयरपोर्ट है वो तो ऑलरेडी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा अड्डा है और काफी कुछ है, क्योंकि बीकानेर में दो इलाके में दो हैं, एक ही है एक सूरतगढ़, दोनों। तो नाल पर निश्चित रूप से उनकी वहाँ ये बात होंगी और अपने सैनिकों से, अपने फौजी लोगों से। अब प्रधानमंत्री का काम देश में दौरा करने का भी होता है, जिससे जनता में उनका जुड़ाव बना रहे। राजनीति भी कहती है, राजनीतिक आदमी है, अगर आप लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे तो जनता के बीच कैसे आप अपने कामों का गुणगान करेंगे? काम तो जो किया है बिना आजकल पब्लिसिटी के कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने 103 रेलवे स्टेशनों के जो आपके रिकंस्ट्रक्शन किया है उनका उद्घाटन करने का काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं राजस्थान में हैं उनका भी उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आएंगे वहाँ, तो हो सकता है तो आपके जो पाकिस्तान से संबंध में कुछ बोले, मैं राजीव जी की बात से तो इस बात से सहमत हूँ, चूरू में जिस तरीके से बोले यहाँ पे भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है और सेना का बहुत बड़ा केंद्र है। कई जिले सेना के बड़े महत्वपूर्ण इलाकों में आते हैं। तो यहाँ के और इस इलाके के लोग सेना में हैं भी बहुत, बीकानेर, जोधपुर, ये आपका झुंझुनू, सीकर, ये जो इलाके हैं ये सेना में भर्ती के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए वो उनका यहाँ अपनी कोई ऐसी घोषणाएं भी कर सकते हैं विकास के साथ साथ, और जिससे कि लोगों में जोश भी आए और सैनिकों में भी जोश आए। ये क्योंकि जो सिंदूर ऑपरेशन है वो खत्म नहीं हुआ, उनका स्थगित हुआ है, और स्थगित हुआ है तो आगे की क्या प्राण प्रणाली है तो वो चल रही है। अभी भी जैसे देशों, अन्य देशों में डेलीगेशन जा रहे हैं और सारी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने इसको छोड़ा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर को, ये भी कार्रवाई चल रहा है। लेकिन केवल इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, तो केवल एक इसी उद्देश्य के पीछे लगे रहना भी कोई अच्छे प्राइम मिनिस्टर की पहचान नहीं हो सकती। उनको जनता में जाना है, जनता में हो सकता है राजस्थान को सब फायदा मिले। राजस्थान को हो सकता है कि उनकी आदत है कि कुछ ऐसी घोषणाएं जिनको कि हम कई बार चर्चा करते रहते हैं, इस संबंध में कुछ ना कुछ कहें। ये भी हो सकता है कि आपका सिंधु जल जो योजना है उसमें से जो पानी लेने के लिए जो ये बात कर रहे हैं उसके लिए हालांकि किसी योजना की वो घोषणा कर सकते हैं जिसका कि इंदिरा कैनाल में और इसमें आपका पानी आने की क्षमता बढ़े या ऐसा बात हो। ये सारी बातें, क्योंकि ये सारी योजनाएं बिना सेंट्रल की सहायता के नहीं हो सकती, राज्य सरकार की केवल राज्य सरकार करे ये संभव नहीं है। तो इसकी उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री इस तरह की घोषणाएं करेंगे। अब एक बात तो बड़ी चर्चा आ रही है कि साहब इतनी गर्मी है, सारी बात है जो व्यवस्था की है, पता नहीं धीरज गुप्ता जी क्यों नहीं बताए, उन्होंने 1 लाख कैपेसिटी का डोम बनाया है और गर्मी तो है ही, ये मौसम ऐसा, सर्दी भी, वो इलाका तो ऐसा, सर्दी भी बहुत जोरदार पड़ती है, गर्मी भी बहुत जोरदार पड़ती है, तो उनके लिए सुबह से लाने की व्यवस्था की है और वहाँ उन लोगों के लिए छाछ के पैकेट और ठंडे पानी की और एयर कूलिंग की भी व्यवस्था की है डोम के अंदर। तो निश्चित रूप से ये बात हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो उनके जो आयोजन करता है सरकार, चूंकि सरकार है इसलिए उनके कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह की व्यवस्था करना। सरकार नहीं होती तो शायद हो सकती थी। एक बात, प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के तहत ही वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं और इसमें ना तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती ना और कोई कुछ कर सकता। चलो इस स्टेट गवर्नमेंट है इसलिए उनका झुकाव ज्यादा है, अगर गैर भाजपा सरकार के राज्य में भी जाती तो वहां पे वही व्यवस्थाएं होती जो कि उनके प्रोटोकॉल के तहत होती, सारी बात है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है और चूंकि बहुत बड़ा देश है ये थोड़ा बहुत मूवमेंट चलता ही रहता है राजनीतिक स्थिति के लिए, अपने सुधार के लिए। आपके मेघवाल जी बहुत अच्छे उनके करीबी हैं और बड़े कॉम्पिटेंट आदमी, मैंने देखा है उनको बीकानेर में, उनका लोगों से बड़ा जुड़ाव है, व्यक्तिगत पहचानते हैं वो लोगों को। मैं एक दिन उनके साथ रहा था वहाँ, तो वो व्यक्तिगत लोगों गाड़ी रुक कर कह रहे थे, तो ये भी अच्छा है। चुनाव क्योंकि राजनीति है तो चुनावी फायदे लेने के प्रयास होते ही होते हैं, तो वो भी एक प्रयास में हो सकता है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये जो आपने कहा कि शेखावाटी बीकानेर संभाग से जुड़ा हुआ जो शेखावाटी का इलाका है और यहाँ तक कि बीकानेर से, झुंझुनू से, सीकर से बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम सफलता की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में इन्हीं जिलों से
विधानसभा में भी बड़ी असफलता बीजेपी को मिली थी और उसका कारण भी सेना से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा था। तो क्या योगेश सिंघल जी बीजेपी के लिए कहते हैं कि वो 365 दिन चुनावी तैयारियों में रहता है, स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या बीजेपी शंखनाद उसका भी कर सकती है, एक तरह से तैयारी उसकी भी है यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में इस पूरे इलाके के लोग जिनकी भावनाएं सेना पाकिस्तान जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ी हुई रहती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने साथ लेने का अब एक बहुत बड़ा प्रयास, क्योंकि बीजेपी से बड़ी संख्या में लोग नाराज हुए थे और बीजेपी के उम्मीदवार जो थे लोकसभा में, यहां तक उन्होंने भी कहा था कि वो चुनाव क्यों हार गए थे। योगेश जी, आवाज आ रही है मीना जी मेरी? अरे 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 आवाज अरे अरे देखिए, सबसे पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर की, जी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आप बार बार कह रहे हैं, तो मैं कोई बहुत बड़ी इसको सफलता अभी तक जब तक नहीं मानता जब तक आप देश के लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहे इस बाबत। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की बेटी, हमारे देश की बहन जो सेना में एक बड़े पद पर रहकर देश की सेवा कर रही है, जान की बाजी लगाकर देश की सेवा कर रही है। आपके एमपी के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने, आपकी सरकार के मिनिस्टर, जिन्होंने किस तरीके का लांछन या किस तरीके के अशोभनीय टिप्पणी उन पर की है, सब जग जाहिर है, किसी से अछूती नहीं है। आप उनके बारे में विषय से भ्रमित मत होइए, विषय पर रहिए। उस विषय पर बहुत बार माफी मांग चुके हैं मध्य प्रदेश के मंत्री, बहुत बार। जी आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए। वो उनसे गलती हुई, उन्होंने महसूस किया कि सीज फायर के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बार बार, उसके बारे में आप देश की जनता को क्यों बिल्कुल अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हो? किन हालातों में किया? या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो कहां तक सही है, या वाकई वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है? इस तरीके का भी थोड़ा सा देश की जनता के प्रति आपको जवाबदेही बरतनी चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी भी उनका स्वागत करती है। किसी भी दल का जब कोई प्रधानमंत्री आता है, सारे दल एक होकर उनका स्वागत करते हैं, और मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूं। कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आते हैं, 100% कहीं ना कहीं कोई लाभ मिलते हैं, लेकिन इन स्वागत करवाने के अलावा, इन लाभों को, बड़े लाभों के बारे में सोचने के अलावा, अपना, मैं समझता हूं इस तरीके का राजनीतिक टच ना रखते हुए, राजनीतिक पुट ना देते हुए, इसको अपनी वोटों को बटोरने की शुरुआत ना करें, और राजस्थान की जनता को, जो राजस्थान में जो पर्ची सरकार चल रही है, उनको आगाह करके जाएं, उनको समझा के जाएं कि आपके राज्य में, राजस्थान में हालात कितने बिगड़े हुए हैं। इस बारे में भी तो कुछ थोड़ा सा हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब राजस्थान में आ रहे हैं तो राजस्थान को, सरकार को बता के जाएंगे। आप देख रहे होंगे अत्याचार, अन्याय, असुरक्षा किस हद तक बढ़ गई है। आज जयपुर की घटना है, आप सबने सुनी होगी, कितना बड़ा जघन्य घिनौना ये कांड वृद्धाश्रम में हुआ है। जब देश, राजस्थान में बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किस कदर करप्शन बढ़ रहा है, हर विभाग में आपके मंत्री करप्ट हो रहे हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तो मैं प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि विकास के साथ साथ इस तरीके की, राजस्थान को भय से निजात दिलाने की, सुरक्षा का माहौल बनाने की, राजस्थान में रोजगार दिलाने की, राजस्थान के नवयुवकों के बारे में कुछ सोचने की, किसानों के बारे में कुछ योजनाएं, इस तरीके का ये कुछ देके जाएं, तो मैं समझता हूं राजस्थान के लिए मच बेटर होगा। धीरज गुप्ता जी, बहुत सारी विपक्ष की आपत्तियां हैं, चिंताएं हैं, विपक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है। सवाल ये है कि पानी के मुद्दे पर बहुत समय से जो जनता इंतजार कर रही है और उसको लेकर राजस्थान की सरकार के प्रयास भी अब बीच बीच में सामने आते हैं,
क्या बीकानेर से प्रधानमंत्री की तरफ से कोई राजस्थान को लेकर, पानी को लेकर जो है कुछ ऐसी भी घोषणा, कुछ ऐसा भी काम, कुछ ऐसी भी तैयारियां की जा रही हैं जिससे जनता प्रधानमंत्री के आने का एक सिर्फ वहां पर जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है पूरे जोधपुर और बीकानेर संभाग से, वो सिर्फ भीड़ नहीं रहे, वो सिर्फ वहां पर सुनने के लिए, देखने के लिए जुटाए गए लोग नहीं हो, बल्कि उन्हें वापस जब निकले इस गर्मी में, कड़ी तपीस में, तो ये समझ में आए कि हाँ, प्रधानमंत्री आए तो हमारे लिए इतना कुछ लेकर भी आए। निश्चित तौर पर नीना जी, मान के चलिए जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जो राज्य के जो विषय हैं, जो जिले के जो विषय हैं, जो समस्याएं हैं, आप ये मानकर चलिए 2 दिन में वो स्वयं पधार रहे हैं। आप ये माने कि ये सभा केवल मात्र एक राजनीतिक सभा नहीं है। वो ना केवल अपने द्वारा जो रेलवे से संबंधित जो कार्य किए गए उनका उद्घाटन कर रहे हैं, अपितु नई घोषणाएं भी निश्चित तौर पर करेंगे। विपक्ष की चिंता स्वाभाविक है। विपक्ष जो है वो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कहे, बट मेरा मानना यह है कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में आते हैं तो उनकी यात्रा को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए, उसको ब्रॉडर वे में, बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जितनी भी समस्याएं हैं जो राज्य की, आप मान के चलिए उनमें से अधिकांश के संबंध में, यद्यपि हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से सजग होकर, चाहे वो पानी की समस्या हो, आपने देखा MOU वगैरह किए, ये लंबे प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और इन प्रोजेक्टों में समय लगता है। कार्य सब में चालू हो चुका, कुछ नई घोषणाएं पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लिए मान के चलिए आप प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भी उनका है, लेकिन आप, मेरा ऐसा आग्रह है, विपक्ष से भी है और जनता से भी यह आग्रह है कि वो इंतजार करें। मोदी जी की एक विशिष्ट कार्यशैली है और एक विशिष्ट अंदाज है। वो हमेशा जो है वो अपनी बात का, अपनी घोषणाओं का किसी को एहसास नहीं होने देते हैं। वो अपने स्तर पर फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेने के बाद ही घोषणाएं करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित तौर पर गर्मी में बीकानेर जैसे जिले में ये सभा हो रही है, मैं आपका समय वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में खराब नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरह सजग है। एक नागरिक जो वहां पर आएगा उसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराना, ये हमारा दायित्व है और हमारी राज्य सरकार ने उसको पूरा किया है। और ये आप 22 तारीख को स्वयं देख लेंगे, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे उनको लू की समस्या हो, उनको शेल्टर की समस्या हो। लेकिन मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जिस जिले को चुना है और जिस अमृत भारत स्टेशन को सुना है, आपने देशनोक के बारे में, मैं जहां तक सोचता हूं, देशनोक जो है करणी माता जी का मंदिर है और करणी माता जी के मंदिर में, मैं आपको, ये भी हो सकता है आपको पता हो, बट चूहे जो हैं वो असंख्य संख्या में वहां मौजूद हैं और वो चूहे अपना स्थान नहीं छोड़ते। मां करणी की कृपा ऐसी है कि चूहों का भोग लगने के बाद भी अगर आप उस प्रसाद को प्राप्त करेंगे तो भी वो प्रसाद आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए उन्होंने अगर इस स्थान को भी चुना है, देखिए देश के 103 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशनोक अमृत भारत स्टेशन को चुना है, इसके पीछे भी कारण रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि अपने संबोधन में वो निश्चित तौर पर इन बातों को भी आपके सामने करेंगे और जो राज्य के विकास के संबंध में नई घोषणाएं हैं, जो किए हुए विकास कार्य हैं, जो चल रहे हैं, उनके संबंध में भी वो अपनी बात कहेंगे और राज्य की जो सरकार है उसको जितनी भी सेंट्रल से जो मदद मिलनी है उसके संबंध में वो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर और उनको वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे राज्य की जनता की जितनी से ज्यादा समस्याएं हैं वो दूर की जा सके। वो ऐसा उनका प्रयास रहेगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। जी, राजीव तिवारी जी, बीकानेर और राजस्थान की यात्रा, आपको याद होगा वसुंधरा राजे जब राजस्थान की दूसरी बार मुख्यमंत्री थी, 5 सालों में प्रधानमंत्री 1 बार या 2 बार कुल मिलाकर आए थे राजस्थान। इस बार इतनी जल्दी यात्राएं इस बात का साफ संकेत है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर और राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर कहीं कोई इस तरह का तनाव नहीं है। बड़ा अच्छा सब कुछ, मतलब
चाहे विपक्ष पर्ची की सरकार कहे, चाहे बीजेपी के भीतर भी बहुत सारी बातें होती रहें, बीजेपी के भीतर भी बहुत गतिरोध है, लेकिन उन सब के बीच भी प्रधानमंत्री इस तपिश में भी बीकानेर, लेकिन बीकानेर के लिए जो बीकानेर का थार है, वहां की तो तपिश ताकत भी है वहां की, तो उस ताकत को एक तरह से मजबूती देने, जो बीकानेर की समृद्ध विरासत भी है, और करणी माता के मंदिर का धीरज जी ने जो जिक्र किया है, कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व और धार्मिक जो हर बार प्रधानमंत्री का एक फोकस भी रहता है। तो इस यात्रा के जरिए क्या हम, मैं एक बार फिर से उस बात को समझना चाह रही हूँ कि स्थानीय निकायों के चुनावों में बीजेपी के सामने जितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ था, और इस इलाके में विधानसभा में भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, झुंझुनू सीकर इस तरफ, तो बीकानेर खुद भी। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा सिर्फ इस देश के नाल एयरपोर्ट पर सिर्फ सीमा प्रहरियों तक, या रेलवे के प्रोजेक्ट में सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन तक सीमित नहीं है, इससे और आगे तक इसमें कहीं ना कहीं उनके पीछे का मंतव्य है? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी कहीं आते हैं तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं, क्योंकि वो इतना बहुआयामी सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें उनको सेना के जवानों से भी मिलना है। नाल एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वो पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, एयरफोर्स का है, पास में बीएसएफ का हेडक्वार्टर है उस इलाके का, फिर फौज का भी है, तो सारे जवानों से भी मिलेंगे। और चूंकि आपको ध्यान हो तो अभी ऑपरेशन जो सिंदूर था, इसमें कुछ विमान जिन्होंने अटैक किया था वो बीकानेर के नाल स्टेशन से भी उड़े थे, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ पर छोड़ी थी, मतलब वहाँ के उनके नूर खान और जो दूसरे रावलपिंडी या सरगोदा जो एयर स्टेशन थे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया था। तो उसके लिए जो हमारे जो फाइटर्स ने फ्लाई किया था वो उसमें एक 4-5 अड्डों से किया था, उसमें एक नाल भी शामिल था। तो वहाँ आकर वहाँ के जो एयरफोर्स के हों, बीएसएफ के, उन जवानों को तो उनको शाबाशी देनी है, उनका हौसला अफजाई करनी ही है। साथ में आगामी चुनाव भी दिख रहा है उनको कि नवंबर में या अक्टूबर में तो नहीं होंगे, नवंबर में वो चुनाव हो सकते हैं। तो उसमें वो किस तरीके का एक माहौल, किस तरीके की घोषणाएं। अब हमारा सबसे बड़ा देखने का तो मैं धीरज जी से पूछूंगा, अभी तो आज तो नहीं मैं, कि जो उद्घाटन कर रहे हैं ये 103 या 100 से ज़्यादा जितने भी हैं उन स्टेशंस के पुनर्निर्माण का, और जो भी है वो कितना पूरा हो चुका है, कहीं जल्दी में तो नहीं हो रहा ये उद्घाटन। तो मुझे जो कुछ सूचनाएं हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं कि अभी काफ़ी काम बाकी है। तो ये भी चीज देखने की है। और सबसे बड़ी चिंता तो देखिए गर्मी की है। आप डोम कितना भी एयर कंडीशन एयर कूल्ड बना दें, लेकिन 200-250 किलोमीटर की यात्रा जब आदमी बिना एसी की बस में, और वही पूड़ी आलू की सब्जी जो सबसे बड़ा हैजा का कारण बनती है, वो खिलाकर आप भेजेंगे, तो वो एक बड़ी चिंता है कि इस गर्मी में इतने खराब माहौल में प्रधानमंत्री, अगर भाई प्रधानमंत्री तो कहीं एक जगह नाल स्टेशन से भी स्पीच देते हैं तो वो भी एक तरीके से राष्ट्र के नाम संदेश हो जाता है। तो लाइव कवरेज है आजकल, तो आदमी जहां बैठा है वहीं सारी घोषणाएं सुन लेता है। तो हमको इस तरीके की चीजें सोचनी चाहिए, सरकार को भी, प्रधानमंत्री को, सबको, कि मैं मेरी वजह से, भाई प्रधानमंत्री के लिए तो हर चीज उपलब्ध है, मुख्यमंत्री के लिए उपलब्ध है, तमाम वीवीआईपी के लिए उपलब्ध है, लेकिन जो बेचारी निरीह जनता आती है सुनने के लिए आपको, उसके लिए कुछ इस तरीके का, जैसे मन की बात भी तो करते हैं प्रधानमंत्री, पूरा देश सुनता है, अपनी अपनी जगह पे सुन लेता है। तो इस तरीके का कोई एक नया मैकेनिज्म इस तरीके का डेवलप करें कि जिससे प्रधानमंत्री की ऐसे विषम परिस्थितियों में, जबकि 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा हो, आंधी तूफान के संभावनाएं जताई जा रही हो, आशंकाएं बन रही हो, तो उस समय
अगर जनता को कम से कम परेशानियों के बीच ज्यादा से ज्यादा वो अपनी बात पहुंचा सकें, कोई ऐसा जी। मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। तो एक तरह साथ से में ही कॉन्ट्रडिक्शन, एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मौसम विभाग का अलर्ट है, मतलब सरकार का अलर्ट है, सरकार ही चेता रही है कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, और उसके बाद सरकार ही तैयारियां कर रही है कि कैसे ज्यादा से सरकारी ज्यादा बाहर लोगों निकाल को रही है। बाहर निकाल तो रही है। और बिल्कुल। जो एक घोषणा वो कर सकते हैं अभी सबसे बड़ी, वो जो सरदार सरोवर से जो जालोर तक नहर आ गई है उसको बीकानेर तक आना था, तो वो एक घोषणा मुझे लगता है कि पानी की वो हो सकती है। और एक ये जो सिंधु नदी से जो राजस्थान की गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ से जो सूरतगढ़, वहाँ जो पंजाब से पानी आता है, तो वो जो पानी रोका जाएगा उसको यहाँ कैसे किस तरीके से डाइवर्ट, उसके लिए भी बहुत बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहरों की उतना पानी लाने की क्षमता ही नहीं है। आपको नई नहरें बनानी पड़ेंगी या उनके डाइवर्जन नए निकालने पड़ेंगे। वो बहुत सारा लंबा काम है। जिस तरीके से सिंधु नदी का पानी रोकने का काम काफी लंबा है, लेकिन उसकी घोषणाएं की जा सकती हैं, क्योंकि उसका सीधा जी, लाभ पंचायत चुनाव में मिलेगा, लोकल बॉडी। पंचायत चुनाव में मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी, माफी चाहती हूँ, मैं आपके पास दोबारा आना चाहती थी, लेकिन समय की कमी है। कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि तमाम इस वक्त राजस्थान की सरकार है वो तैयारियों में जुटी हुई है देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, और इस स्वागत प्रक्रिया में देश के प्रधानमंत्री एक साथ कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको साधने की कोशिशों में है। प्रधानमंत्री का मतलब यहाँ पर सिर्फ देश की सरकार नरेंद्र मोदी नहीं है, यहाँ पर बीजेपी और राज्य की सरकार भी जुटी हुई है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में वन नेशन वन स्टेट का जो फॉर्मूला है वो राजस्थान से शायद स्थापित करने के प्रयासों में जो राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जुटे हैं, उनकी सफलता के लिए उन्हें बहुत बड़े हाथों की जरूरत है, और वो हाथ नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरुआत के रूप में बीकानेर से जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो देखना होगा कि कितना असर प्रधानमंत्री की इस यात्रा से शुरू होता है, और कितना जो कार्यकर्ता उनका है और जो पार्टी का बड़ी लीडरशिप है वो इस काम में आगे फिर जुट पाती है। हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो इसमें शामिल हैं ही। लगातार हम अगले 2 दिन आपको प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े हुए अपडेट्स न्यूज़ 24 पर बताते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आप हमारे पैनलिस्ट से सीधे सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इस प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े हुए अपडेट्स भी अगर आप देना चाहें, साझा करना चाहें, तो भी आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव लिख सकते हैं। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।